शॉर्ट तो करना सर ठीक है बता रखिएगा। डेली पोस्ट सारे आगे सभी साथियों से पत्रकार साथियों से निवेदन, क्या सारे साथी आ गए? क्योंकि हमने 3:15 बजे का टाइम दिया था, सब पहुंच गए। चलो इसमें सवाल मैंने तो वापसी के 3:15 तो सभी पत्रकार साथियों का, छायाकार साथियों का, सोशल मीडिया, यूट्यूबर सभी का यहाँ पहुँचने पे हार्दिक स्वागत। और आज आपके बीच में राज्यसभा सांसद माननीय दीपेंद्र जी आपके सवालों का जवाब और प्रेस वार्ता के लिए आए हैं, तो सभी का यहाँ पहुँचने पे हार्दिक स्वागत। अब मैं निवेदन करूँगा माननीय दीपेंद्र जी से, वो अपनी बात और जिन साथियों के पास जो बैठे हैं सबको मोबाइल पर कृपया कर साइलेंट कर लें। शुरू करें जी। जी जी सर, जो सरसा में जो रही है 18 तारीख को रैली, उस पर आप बात हमारे बीच में हमारे आदरणीय डॉक्टर केवी सिंह जी, हमारे लोकप्रिय विधायक और हरियाणा विधानसभा के एक होनहार विधायक के रूप में जिनकी हमारे शीशपाल कहरवाला जी, भरत सिंह बेनीवाल जी, आदरणीय परमवीर सिंह जी पूर्व मंत्री, डॉक्टर सुशील इंदौरा जी हमारे पूर्व सांसद, अमित चंद चावला जी, हमारे आनंद बयानी जी, आदरणीय प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी पूर्व विधायक, हमारे सेलवाल जी और जसवंत सिंह जी, सारे हमारे राजकुमार शर्मा जी, सुभाष जोधपुरिया जी, शेरगिल साहब, आनंद जी, सभी हमारे जो साथी आज उपस्थित हैं, प्रेस के हमारे साथी, आपका धन्यवाद। आपने ये एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आपने समय निकाला, क्योंकि कल आपने देखा, परसों एक बड़ी भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो पूरा इनका एक देश में देशव्यापी कैंपेन चल रहा है, उसके अंतर्गत सिरसा में एक रैली करी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उस रैली में मुख्य अतिथि के रूप में रहे। उन्होंने बहुत सी वहाँ पे बातें कही। उनके भाषण में को आप अगर गहराई से देखेंगे तो कई बात सामने आती है। पहला तो बार बार अमित शाह जी द्वारा हुड्डा साहब का नाम लेना, 9 बार लगभग उन्होंने उनका जिक्र किया। ये दर्शाता है कि
हरियाणा में हुड्डा साहब की लोकप्रियता सर चढ़ के बोल रही है। लोग कांग्रेस की हुड्डा सरकार के कार्यकाल को याद कर रहे हैं और एक कांग्रेस और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस के पक्ष में एक लहर पूरे हरियाणा में है जिससे सत्तारूढ़ दल कितना घबराया हुआ है ये उसमें प्रदर्शित हुआ। हम सवाल पूछना चाहते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री बताएं कि हरियाणा में मौजूदा मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं या मनोहर लाल खट्टर जी हैं, और ये सवाल हम उनसे पूछना चाहते हैं, हरियाणा की जनता पूछना चाहती है कि ये बताएं मुख्यमंत्री कौन है। क्योंकि जो उनका भाषण अगर आप देखो, वो भाषण इस रूप में से था कि जब कोई विपक्षी पार्टी सत्तारूढ़ दल से प्रश्न करे तो उन्होंने कुल मिलाकर एक जैसे कोई विपक्ष की पार्टी का नेता कि सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री से उस रूप में उन्होंने अपना भाषण रखा, अपनी उपलब्धियां कम गिनवाई, उन पर भी मैं आऊँगा, जो गिनवाई, और प्रश्न ज़्यादा उठाया। ये बहुत कुछ कह जाता है। प्रजातंत्र में विपक्ष सत्तारूढ़ दल से प्रश्न पूछता है, लेकिन 9 साल की इनकी सरकार के बाद, और केंद्र सरकार को तो 9.5 साल हो गए, जो इनका कल सिरसा में परसों जो भाषण दिखा उससे स्पष्ट हो गया इनके पास खुद के कहने के लिए ज़्यादा कुछ उपलब्धियां तो थी नहीं। और हरियाणा के लोगों में ना सिर्फ निराशा हुई, निराशा तो इनके हर दौरे से होती है क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से कुछ मिलता नहीं। अब ये प्रश्न करने या राजनीतिक भाषण के बजाय कुछ देके जाते क्योंकि सरकार में है, लेकिन वो तो निराशा अलग है। हरियाणा के लोगों के दिलों में बहुत से प्रश्न उठे इनके भाषण को लेकर और बीजेपी की इस रैली को लेकर। जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाया और उन प्रश्नों का हम उत्तर खोज रहे हैं। पहले तो मैं एक बात बताऊं आपको, मैंने जैसे कहा कि उन्होंने 9 बार जिक्र किया, हुड्डा साहब का बार बार जिक्र किया। उन्होंने अपने बीजेपी की 4 उपलब्धि बताई। बीजेपी पार्टी की सरकार की, खट्टर सरकार की, उन्होंने कहा कि 4 संस्था, बहुत सारे संस्था बने जिसमें से 4 संस्थाओं उन्होंने जिक्र किया, नाम लिया। आप ये देखो कि 9 साल की सरकार के बाद वो चारों संस्थान, मैं एक एक करके उनके चारों पे आना चाहूँगा। पहला संस्थान उन्होंने कहा कि भाई नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट हमने 750 बेड का बनाया एम्स बाड़सा में। ये कांग्रेस की देन था। हुड्डा सरकार के समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को इसका फाउंडेशन स्टोन ले करते हुए आप देख सकते हैं, उसी समय इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया था। फिर उन्होंने कहा क्षेत्र में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बना। ये फोटो आप देखिए, ये आनंद शर्मा जी इसका फाउंडेशन रख रहे हैं, हुड्डा साहब इनके साथ हैं। ये 22 मई 2013 को इसकी आप डेट देख सकते हैं। इसकी डेट देखना मुझे याद है, जब नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की डेट 5 जनवरी 2014 को इसका फाउंडेशन स्टोन, क्योंकि मुझे याद है कि नए साल में 4 को मेरा जन्मदिन था, नेक्स्ट डे ये कार्यक्रम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए थे 2014 जो अपना। उसके बाद उन्होंने कहा कि IIIT 25 दिसंबर 2013 को IIIT पल्लम राजू जी, जब IIIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किलरोद, उन्होंने जिक्र किया किलरोद सोनीपत में। तीसरा उन्होंने ये बताया, ये
जैसे मैंने कहा कि दिसंबर 2013 में बल्लभ राजू जी जब HRD मंत्री थे भारत सरकार के, तब ये फाउंडेशन रखा गया हुड्डा सरकार के समय। और चौथा उन्होंने बताया आयुष, श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी। ये आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में जो उन्होंने चार ये संस्था बनाए बीजेपी ने, और बहुत सारे संस्था बनाए। जो आयुष यूनिवर्सिटी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, ये एक आयुर्वेदिक कॉलेज कांग्रेस के समय जो बना था, ये भी हमारी सरकार में बना था कांग्रेस के समय। उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया कि भाई अब ये केवल आयुर्वेदिक नहीं, इसमें यूनानी, होम्योपैथी, बाकी कॉलेज भी बनाएंगे, मगर कोई कॉलेज नहीं बनाया गया, वही चल रहा है केवल आयुर्वेदिक कॉलेज, नाम बदला। तो कहा कि भाई खट्टर सरकार में 4 संस्था बने। वो चारों संस्था, एक बार ये आपको अच्छी फोटो मिलेगी, एक बार ये चारों संस्थाओं के जो बता के गए, ये आप उनके, ये चारों कांग्रेस के समय, ये चारों, तो इनको ना सिर्फ हुड्डा साहब का नाम बारी बारी लिया, हुड्डा सरकार का नाम बारी बारी लिया, लेकिन जो खट्टर सरकार के काम भी गिनवाए, वो भी सारे काम वो गिनवाए जो हुड्डा सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, यूपीए सरकार में जिन कामों का फाउंडेशन स्टोन रखा गया, जिनका काम उस समय शुरू करवा दिया गया। हो सकता है कि इनमें से कुछ काम उनके समय जनता के मन में, मगर बहुत से, जैसे मैंने कहा कि प्रश्न आए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया किसी बात का। उनको जवाब देना चाहिए। हरियाणा की जनता पूछ रही है कि गृह मंत्री ये जवाब दें कि जो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय और विकास दर में नंबर 1 था, आज वो हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों है? इसका जवाब नहीं मिला जनता। आज वही हरियाणा, उनकी खुद की मंत्रालय के NSO की रिपोर्ट आई 3 दिन पहले, जिस NSO ने जो रिपोर्ट जारी करी, और NSO की रिपोर्ट में आया कि देश में सबसे ज्यादा महंगाई हरियाणा में। NSO, ये गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है, उनकी खुद की मंत्रालय की, 3 दिन पहले। पूछ रही है कि बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों है? महंगाई में आप द्वारा जारी रिपोर्ट में नंबर 1 हरियाणा कैसे आ गया? सबसे ज्यादा वैट हरियाणा में लगा दिया गया है, क्योंकि हरियाणा में कर्जा इतना बढ़ गया, अर्थव्यवस्था फेल हो गई। और इन्हीं के मंत्रालय द्वारा जारी NCRB की जो रिपोर्ट, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, जो NCRB का गृह मंत्रालय द्वारा जो जारी डेटा था, उसमें अपराध में हरियाणा नंबर 1 क्यों है? यहाँ तक कि उस रिपोर्ट में इस वर्ष जो क्राइम अगेंस्ट SC है, वो जो 2014 में था, उससे 2.5 गुना हरियाणा में बढ़ गया 2022 में, जो कि पूरे देश के अंदर अलार्मिंग स्टेट हरियाणा का, उस रिपोर्ट के अंदर अलार्मिंग स्टेट के रूप में हरियाणा को दिखाने का कहा गया। और उसी रिपोर्ट में नेशनल क्राइम, जो अपराध की रिपोर्ट है, एक तो क्राइम अगेंस्ट SC में हरियाणा देश में नंबर 1, एक क्राइम अगेंस्ट विमेन में हरियाणा देश में नंबर 1, और एक उन्हीं गृह मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में सामाजिक प्रगति इंडेक्स SPI, इसमें हरियाणा देश का सबसे असुरक्षित राज्य, जिसमें लगातार सरकार को कहीं लाठीचार्ज करना पड़ रहा हो, कहीं जो है पुलिस बल का प्रयोग करना पड़ रहा हो, देश का सबसे असुरक्षित राज्य। ये केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा जारी रिपोर्ट में, उनके मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में। तो हरियाणा देश में बेरोजगारी में नंबर क्यों बना? आपने बताया नहीं। 9 साल में हरियाणा देश में महंगाई में नंबर 1 क्यों है? आपके मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी करी, आपने बताया नहीं। हरियाणा देश में अपराध में नंबर 1 कैसे बन गया? आपने बताया नहीं। हरियाणा देश में नशे से रिलेटेड डेथ्स में पीछे एक रिपोर्ट आई थी, उसमें हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा जारी रिपोर्ट थी, भारत सरकार द्वारा। तो भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार जो है ओवरडोज रिलेटेड, जो नशे की संबंधित जो डेथ्स थी, उसमें हरियाणा पंजाब को टेक करके नंबर 1 पे पहुंचा। उस बारे में आपने कुछ बताया नहीं। आज नशे में, बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में हरियाणा नंबर 1 बन गया। विकास में जो नंबर 1 हरियाणा होता था, लोग सोचते थे इनका आप जवाब देके जाओ। ना तो ये बताया आपने, काम तो गिनवाए, मगर जैसे मैंने कहा कि वो काम गिनवाए जो हमारी सरकार के समय जो काम हरियाणा में करवाए गए, मगर आपने वो काम नहीं गिनवाए, और उनका हिसाब हम मांगना चाहते हैं जो हमारी सरकार के समय मंजूर किए थे भारत सरकार ने।
मगर वो सारे प्रोजेक्ट हरियाणा से बाहर चले गए। जैसे कि रेल कोच फैक्ट्री आनी थी गोहाना और जींद के बीच में, जो कि अभी चली गई बनारस में। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने फाउंडेशन रखना था रक्षा विश्वविद्यालय, जो बनना था गुड़गांव में, वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी गुजरात में चलेगी स्थानांतरण। एक ही नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी बननी थी गुड़गांव में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और ए के एंटनी जी ने और हुड्डा साहब ने उसका फाउंडेशन रखा था, वो वहां चला गया। एम्स, ये जो एम्स बाड़सा के अंदर एम्स की बिल्डिंग के एम्स के साथ साथ हरियाणा का एम्स अभी तक बना नहीं, और 10 और इंस्टीट्यूशन आने थे। जो आपने एक तो कहा कि 750 बेड का नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, जो मैंने दिखा दिया आपको, वो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट हमारी सरकार द्वारा मंजूर इंस्टीट्यूट था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, गुलाम नबी आजाद ने उसका फाउंडेशन रखा था। उसके अलावा 10 और इंस्टीट्यूशन आने थे इंक्लूडिंग एम्स। वो 10 इंस्टीट्यूशन कहाँ चले गए पता नहीं चल रहा। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना था, 4 उन्होंने गिनवा दिए, 4 हम गिनवा रहे हैं जो मंजूर हो चुके थे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट भिवानी, हासी और महम की सीमा पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आना था, वो जेवर में चला गया। तो भारत सरकार के ना कोई परियोजना आई 9 साल तक, वो बताया नहीं आपने। आने की बात दूर है, जो आई हुई थी वो चली गई, और आपको 9 साल के बाद जो गिनवानी पड़ रही है वो भी आप हमारी वाली परियोजनाएं गिनवा रहे हो। हमें बड़ा ये, वो जिस लाइन पे वो चल रहे थे कि भाई ये हमने कराया या ये हमने कराया, ऐसा चलो शुक्र मानते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि हरियाणा भी हमने बनवाया 66 में, आगे बस इसी की कमी बची थी। तो ये, क्योंकि ये जो मैंने बताया, जो चौथा जो आयुर्वेदिक कॉलेज है, 3 तो हुड्डा सरकार में बने, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, ट्रिपल IIT और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कुरुक्षेत्र। चौथा जो उन्होंने गिनवाया आयुष विश्वविद्यालय, वो आयुर्वेदिक कॉलेज आपको जान के हैरानी होगी, वो आयुर्वेदिक कॉलेज 1972 में गुलजारी लाल नंदा जी द्वारा हरियाणा के उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी के सरकार में उस समय फाउंडेशन रखा था। आज तक हरियाणा में कभी उस समय की सरकार के करे हुए उस आयुर्वेदिक कुरुक्षेत्र के कॉलेज को किसी और सरकार ने अपना नहीं बना बताया। इन्होंने वहां से पकड़ के भी अपना बता दिया 1972, उसकी भी जो है। तो ये बड़े दुख की बात है। और जो इन्होंने कुछ कार्य करे नहीं, बहुत से ऐसे कार्य हैं। अभी किसी ने मेरे को भेजा, जो यहाँ पर जो मकान सिरसा राजीव गांधी आवास योजना में सिरसा और रोहतक में, 2 शहरों के अंदर, सिरसा में लगभग 3200 और इतने ही रोहतक में गरीब आदमी के मकान की शुरुआत करी थी। गिरजा व्यास जी आई थी फाउंडेशन प्रोजेक्ट में, और वो भी आधा किस्त आधी रहेगी, वो गरीब आदमी के मकान आधे पड़े। आपने किया कुछ नहीं, काम रुकवा दिए। और जब नाम हुड्डा साहब का 9 बार ले रहे हैं, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि 9 साल में हरियाणा का भट्टा क्यों बैठा। हरियाणा हर नकारात्मक पैमाने पे नंबर 1 पे क्यों पहुंचा। इन सवालों का जवाब उन्होंने दिया नहीं। हमारे काम गिनवा कर और हम ही पे निशाना साध कर ये चले गए। इन सवालों का ये जवाब दे सरकार, ऐसी हम मांग करना चाहते हैं। आज हमने ज़्यादा फोकस केंद्र सरकार से संबंधित, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आए थे, हमने उन्हीं से सवाल पूछे उनके संदर्भ में। हरियाणा की जो बीजेपी जेजेपी सरकार है, हर रोज हम आपसे बात करते हैं, ये तो सबसे विफल सरकार, ये तो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार, भ्रष्टाचारी में नंबर 1 भी हरियाणा बनाया इस सरकार ने, बीजेपी जेजेपी ने। वो आपके आगे, वो हम घोटाले हर रोज उजागर करते हैं। बीजेपी और जेजेपी में आज भ्रष्टाचार में एक दूसरे को से आगे निकलने का हरियाणा में की रेस चल रही है, प्रतिस्पर्धा चल रही है। उस बारे में हम रोज आपको बताते हैं। तो ये जो है आप लोगों के माध्यम से हरियाणा के लोग इनसे पूछना चाहते हैं। बाकी आपका कोई प्रश्न हो? सर, इस देश का गृह मंत्री कहता है कि नशा बहुत है, युवक मरते हैं। हरियाणा का मुख्यमंत्री कहता है नशा बहुत है, युवक मरते हैं। जो आंध्रा में रेल हादसा हुआ, उससे कहीं ज्यादा संख्या में सिरसा के युवक नशे से मर चुके हैं। ये तो मैंने कहा ही, तो इस बात को आप, मैंने कहा इनको जवाब दे के जाना चाहिए। मानसून सत्र आ रहा है, 9 साल से ज्यादा इनकी सरकार होगी,
9 साल से जब सरकार के बाद ये तो ऐसा लग रहा था कि विपक्ष में और सत्ता में हुड्डा साहब हैं, हुड्डा सरकार है, और ये बार बार प्रश्न पूछ रहे थे। ये अपना बताएं, ये अपना बता के जाते हैं। आज नशे में मैंने जैसे कहा कि आपने भी खबर पड़ी होगी, ओवरडोज रिलेटेड डेथ फर्स्ट टाइम हरियाणा की ज़्यादा आई पिछले साल में, पंजाब से और देश में सबसे ज़्यादा। ये एक इस बात पे बता के जाते हैं। आपकी बात ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण सेशन में रखोगे आप, मानसून सत्र आएगा। देखिए ये हम इसमें पहले कह चुके हैं। अभी पीछे जो मुख्यमंत्री जी का जन संवाद था उसमें कितनी दुख की बात थी कि एक विधवा, एक महिला जिसका 22-23 साल का बच्चा चिट्टे की वजह से, नशे की वजह से उसका स्वर्गवास हो गया, और वो अपना खड़े होकर मुख्यमंत्री जी को कहना चाहती थी कि जो सरकारी संरक्षण में जो चिट्टा बिकवाने का काम कर रहा है, आप उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करोगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसकी सिखाई हुई है, भेजी हुई है, और बाहर करो, और इस तरह के शब्दावली के प्रयोग हुए। बात भी सुनने से मना कर दिया। ऐसा लगता है मुख्यमंत्री जी अहंकार में हैं, या उनके आसपास जो है ऐसे अफसरों से उभरे रहते हैं, जिन जो अफसर केवल उनकी प्रशंसा करते हैं, कोई भी एक अपनी जायज़ बात भी रखे उसके वो सुनते नहीं। तो ये एक प्रतीक था, जो महिला का अपमान हुआ, जो महिला ने बात करी, वो आज की हरियाणा की स्थिति का प्रतीक था, नशे की स्थिति के संदर्भ को लेकर। और हम कहना चाहते हैं कि भाई नशे से संबंधित सरकार कार्रवाई करे, हमारे लिए नंबर 1 प्रायोरिटी होगी। जो नशे के कारोबारी, नशे का व्यापार कर रहे हैं सरकारी बीजेपी के संरक्षण में, उन सबको हम चेतावनी देते हैं कि भाई या तो अपना कारोबार छोड़ो या हरियाणा छोड़ो, और नहीं तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। जिस दिन हरियाणा में परिवर्तन होगा, कांग्रेस पार्टी सरकार आएगी, आपको बख्शा नहीं जाएगा। आज हम उनको भी चेतावनी देना चाहते हैं। लेकिन आज का मुद्दा जो, जैसे मैंने कहा कि मेन मुद्दा जो हम फोकस, दीपेंद्र जी, आप 2024 में कांग्रेस सरकार आने का दावा कर रहे हैं, क्या दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री की रेस में है? ये मैं जहाँ तक मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, और हम हुड्डा साहब के नेतृत्व कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। सर एक ई टेंडरिंग के ऊपर मैं किसी पद का, और अभी तक संगठन क्यों नहीं बन पाया? संगठन हमारा बन रहा है, लगातार संगठन में विस्तार हो रहा है, और जो कांग्रेस को फायदेमंद लगेगा उस हिसाब से तब हम अपना संगठन बनाने का काम करेंगे। कांग्रेस को अपना लाभ देखना है। कब तक बनेगा सर? देखो, जब हमें फायदा लगेगा, कांग्रेस के हाईकमान को, जब हम अपनी मजबूती के लिए, हम अपनी मजबूती को देखते हुए, अभी पीछे हमें लगा कि भाई डेलीगेट्स बनाने चाहिए, जब हमने डेलीगेट्स बनाए। आगे भी जो हमें संगठन जब बनाना होगा, कांग्रेस पार्टी की मजबूती के अनुसार कांग्रेस हाईकमान समय समय पे हमारे संगठन पर विस्तार करता रहेगा। और आपको विश्वास नहीं है कि भी आप संगठन मजबूत बना सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सवाल अब धनखड़ साहब पूछ रहे बार बार। कल भी उनका दादरी में यही उन्होंने कहा कि संगठन नहीं बना। हमने आते ही बीजेपी ने जो है बहुत हरियाणा मजबूत संगठन बना रखा है पिछले 8 साल से, 9 साल से। कल उन्होंने निशाने पे लिया हमें, आज बयान छपा हुआ उनका। मैं उनसे मगर मैं पूछना चाहता हूँ, पन्ना प्रमुख भी थे, पन्ने का संगठन भी था, जो बादली से उतरे थे चुनाव में, तब उनका संगठन पन्नों पर लिखा रह गया था। हमारा घर घर में और गांव गांव में संगठन था, प्रचंड बहुमत से कुलदीप पक्ष वहां से जीते। मजबूती, हम अपने मजबूती के अनुसार हमारा संगठन हर गांव हर घर तक संगठन पहुंचा हुआ है, और जब हमें जितना जैसा आवश्यकता कांग्रेस पार्टी को हाईकमांड को होती है, कांग्रेस हाईकमांड संगठन का विस्तार करता रहता है। संगठन हमारा कहाँ है वो धनखड़ साहब को जाके बादली में देखना, जो कह रहे ना 8 साल से इनका संगठन था बीजेपी का और हमारा नहीं बना। ये तो चुनाव अभी 4 साल पहले हुआ था बादली का। तो धनखड़ साहब बताएं, अगर संगठन नहीं था तो वो उन लोगों का तिरस्कार ना करें जिन्होंने प्रचंड बहुमत से हराने का काम किया था। वो कांग्रेस संगठन का हिस्सा थे, कांग्रेस का साथ दिया। देखिए, महीने से ज्यादा हो गया, तो काबू नहीं पाया जा रहा तक। क्या है कि उनको ध्यान देना चाहिए, राजनीति की बात छोड़कर सर एक गृह सरपंच मंत्री के दायरे में भी बात आती है। एक और मैं बात कहूँगा कि कल जो उनकी स्पीच थी केंद्रीय गृह मंत्री जी की, उस स्पीच में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में भी जो शब्द इस्तेमाल किए गए, वो
जो है शब्द हम उसको रिपीट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन आपने सारे वो शब्द सुने। हम उन शब्दों की निंदा करते हैं, उस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं करे जाने चाहिए थे। लेकिन कुल मिला के आपने एक देखो मोटी बात जो मैंने कही कि वो यहाँ पे आए 9 साल की सरकार के बाद 9 बार उठाव का नाम ले गई, 4 उपलब्धि बता के, चारों हमारे टाइम के प्रोजेक्ट बता के अपना जब बताना चाहिए, बताने को तो बहुत कुछ था, ये बताना जब मैंने कहा कि हरियाणा आज हर नकारात्मक पैमाने पे मापदंड में नंबर 1, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, अपराध, नशे, इन सारे पैरामीटर्स पे हरियाणा नंबर 1 कैसे पहुंचा, बताना ये चाहिए था। बताना ये चाहिए था कि बीजेपी ने एक भी चुनाव का वायदा 15 लाख बैंक खाते से लेकर, काले धन से लेकर, स्वामीनाथन कमीशन से लेकर, 2 करोड़ हर साल रोजगार से लेकर कोई भी वायदा पूरा क्यों नहीं किया, बतानी तो ये चीजें चाहिए थी। लेकिन अपनी बातें जवाब देने की बजाय ऐसा दिखाई दिया कि वो खुद को विपक्ष में मान रहे हरियाणा में। ये बड़ा आश्चर्यचकित करने वाली बात थी कि वो ऐसा लगा कि खुद को विपक्ष में मान रहे हैं। सत्ता दल में थे, कुछ दे के जाते, बता के जाते कि आज मैं केंद्र सरकार से आया हूँ, मैं ये दे के जा रहा हूँ। हमारे टाइम भी केंद्र सरकार के बड़े बड़े मंत्री आते थे, मैंने उदाहरण दिया आपको, गुलाम नबी आजाद आते थे तो एम्स दे के जाते थे, बल्लभ राजू आते थे तो IIIT कहीं दे के जा रहे थे। हरियाणा में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आते थे, सोनिया गांधी जी आती थी तो थर्मल का कारखाना, फतेहाबाद में परमाणु का कारखाना, मल्लिकार्जुन खड़गे जी आते थे तो ये 4 लेन सड़क डब्बाली से लेकर हर बार कोई आता था केंद्र सरकार से तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट परियोजना, इन्होंने ना एक प्रोजेक्ट आया, एक परियोजना आई 9 साल में, ना निवेश हुआ, बेरोजगारी में नंबर 1 पन्ना बनवा दिया। और जो परियोजनाएं हमारी हैं उनका और 1972 तक पहुंच गए। कांग्रेस सरकार की 1972 में शुरू किया आयुर्वेदिक कॉलेज जो तब से चल रहा है, जो उसके बाद किसी सरकार ने अपना नहीं बताया, उसको भी अपना बता के, या तो इनको जो स्पीच राइटर था इनका वो कोई हरियाणा सरकार का कोई ऐसा अफसर था जिसको मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भाई लीपा पोती ऐसी करो, कहीं आप तो नहीं मिली है परसों दिल्ली तो या तो कोई स्पीच राइटर इतना कोई ऐसा आदमी था कि भाई जिन्होंने, या इनको जानकारी गलत दी गई, पर या जानकारी सही मिली तो फिर वो जो है बीजेपी जो है आप समझ सकते हो, बहुत झूठी पार्टी भी लोग बोलते हैं बीजेपी। दीपेंद्र जी 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने का दावा अमित शाह करके गए, कांग्रेस कितनी तैयार है हरियाणा को लेकर बात करें? हम जीतेंगे 10 की 10 हाँ, सारी सीट जीतेंगे। देखो आप लोकसभा देखो मैं ये मानता हूँ, देखो ऐसा है कि हमारा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी का विधानसभा में भी प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी और लोकसभा में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। सारी सीटें आएंगी, 10 आएंगी, 9 आएंगी, वो तो मैं नहीं कह सकता, मगर कांग्रेस पार्टी लोकसभा में भी अधिकतर सीटों पे जीतेगी और कांग्रेस पार्टी का जबरदस्त परफॉर्मेंस हरियाणा में रहेगा। 3D को डिफाइन कर रहे थे, 3D को नहीं बोल रहे थे सर। आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या देखो ऐसा है कि ये जो डी जो है, जी सर, देखो डी तो इनके भी हैं, इनका एक डी है डिवीजन, ये धर्म और जाति पे डिवाइड करते हैं। इनका एक डी है डाइवर्जन, हम बेरोजगारी और महंगाई की बात करते हैं और ये कभी हनुमान जी को ले आते हैं, कभी कुछ करते हैं, डाइवर्ट करते हैं। इनका एक डी है डिसेप्शन, ये लोगों को डिसीव करते हैं, यानी कि धोखा देते हैं, ये लोगों को डिसीव करते हैं। ये तीसरा डी इनका लोगों का डिसेप्शन, डिसीव, लोगों को धोखा देने का काम करते हैं। जब बताते हैं कि जमुना पार बता रहे सरकार 5100 पेंशन की बात करते हैं, फिर वो भूल जाते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, वादे झूठे बोलते हैं। और इनका चौथा 4D कह रहे हो ना, एक 3D बता के गए थे ना, 3D का 3D पे हम आदि पुरुष पे जो चल रहे हैं आजकल दंगे बंदी किसी डी में आ जाता है, आदि पुरुष को लेके डिफेक्शन करवा के सरकारें जो एक है इनका, एक बता रहे हैं, एक है इनका, वो तो चलो दीपेंद्र जी आप, मगर एक और डी है इनका, देखो एक चौथा भी डी है, चौथा डी है इनका डकैती, ये लोगों की जेब पे डकैती करते हैं। इन्होंने 3 डी बताए, मैं 4 बता देता हूँ, आप नोट कर लो। दीपेंद्र जी आपने नोट कर, डिवाइड, ये डिवाइड एंड रूल करते हैं, पहला डी डिवीजन हो गया, डिवाइड एंड रूल, इनका डी है डिवाइड एंड रूल।
इनका डी है डकैती, ये लोगों की जेब पे डकैती मारते हैं। 1200 रुपए से गैस का सिलेंडर, अपना पेट्रोल डीजल, आप पता करो। इनका एक डी है डाइवर्ट, हम कहते हैं बेरोजगारी, ये कहते हैं भाई अनुमान तो सबका है, ये डाइवर्ट करते हैं, मुद्दों से डाइवर्ट की राजनीति करते हैं। और चौथा डी है इनका डिसीव, धोखा देते हैं, धोखा कह लो या हिंदी में इंग्लिश में डिसीव कर लो। चौथा डी है इनका डिसीव, ये कहते हैं कि 5100 पेंशन, फिर धोखा दे दिया। कहते हैं स्वामीनाथन कमीशन, धोखा दे दिया। 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, धोखा दे दिया। स्मार्ट सिटी बनाएंगे, धोखा दे दिया। 15 लाख लाएंगे, धोखा दे दिया। ये बड़े बड़े वायदे करते हैं, लोगों को डिसीव करते हैं। किसानों की आय दुगनी करेंगे, धोखा दे दिया। ये 4 डी हैं, कहोगे 5 बता देंगे, ये 3 बता देते हैं। अम्बाड़ा लोकसभा संभावित उपचुनाव के बारे में कांग्रेस कितनी तैयार है? हम तैयार हैं, सरकार से जो है सरकार चुनाव करें, हम तैयार हैं। बात जो हाथ जोड़ो आपका जो मिशन है वो कहाँ तक पहुँचे, भी बहुत अच्छा, बहुत कामयाब है। अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो बेरोजगारी कैसे दूर करें? एक नंबर एक कई इसमें पहलू है। पहले तो सरकारी रोजगार जो या तो पद समाप्त कर दिए गए या कच्चे में परिवर्तित कर दिए कौशल निगम के माध्यम से। 2 लाख अभी वे या तो विरिक्त पड़े हैं या उनको कन्वर्ट कर दिया कच्चों में। तो तुरंत सरकार बनते ही हमारा हाथ से हाथ जोड़ो में भी एक संकल्प है कि हम 2 लाख पक्की भर्ती निकालने का काम करेंगे। दूसरा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो हरियाणा प्रति व्यक्ति निवेश में देश में नंबर 1 था, आज बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। ना कोई बड़ी परियोजना आई, जैसे मैंने कहा, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये बता के जाना चाहिए था इनको, केंद्रीय गृह मंत्री जी को बता के जाना चाहिए था। कांग्रेस की सरकार में, हुड्डा सरकार में 4 थर्मल के कारखाने लगे 1.5 लाख करोड़ के लगभग के निवेश से, इन्होंने एक भी नहीं लगाया। एक हमारा परमाणु का कारखाना, इन्होंने एक भी नहीं लगाया। 4 शहरों को 41 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन से जोड़ा गया कांग्रेस के समय। 9 साल में 1 इंच भी मेट्रो लाइन आगे नहीं बढ़ी। कांग्रेस की सरकार के समय 12 विश्वविद्यालय नए, और आपको पता है 13वां ये जो देवीलाल विश्वविद्यालय, ये भी बिल्कुल इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। जो हमारी सरकार के 2 कमरे थे, इसको भी भव्य रूप पूरे डेवलप किया गया। और 12 सरकारी विश्वविद्यालय, चाहे लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी हिसार में हो, चाहे इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी रेवाड़ी की हो, चाहे महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, YMC यूनिवर्सिटी फरीदाबाद हो, चाहे वो पंडित भगवत दयाल शर्मा हेल्थ यूनिवर्सिटी रोहतक की हो, चाहे चौधरी छोटू राम यूनिवर्सिटी मूर्थल में हो, चाहे भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी कानपुर में हो, चाहे चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद के अंदर हो। 12 सरकारी विश्वविद्यालय बने। इन्होंने एक विश्वविद्यालय जो घोषित कराया कल कि एक हमने विश्वविद्यालय दिया, वो भी आयुर्वेदिक कॉलेज को मैंने बताया, उसमें आज तक उसकी 4 दीवारी भी इन्होंने सरकार ने नहीं करी। इसी तरीके से हमारे समय 6 मेडिकल कॉलेज बने। करनाल में मेडिकल कॉलेज, कल्पना चावला हो, शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज हो, कानपुर में मेडिकल कॉलेज हो, या ESI मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद, 6 मेडिकल कॉलेज हमारे समय बने। 4 पूरे बन गए। भिवानी और महेंद्रगढ़ का जो है हम हमारी सरकार में मंजूर हो गया। इनकी सरकार में कहा हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, एक भी मेडिकल कॉलेज इन्होंने बनाया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, आप कह रहे हो कि कैसे बेरोजगारी, जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। 6 IMT बनी, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप्स, ताकि निवेश हो। मानेसर से लेकर रोहतक, खरखौदा, फरीदाबाद, मेवात, और एक अम्बाला में बननी थी, लेकिन अम्बाला में किसी कारणों से तो वो बन नहीं पाई। तो ये इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, क्योंकि ताकि निवेश केंद्र बने, औद्योगिक क्षेत्र बने, तो एक प्राइवेट में भी इन्वेस्टमेंट हो, सरकारी रोजगार भी मिले। आज ये स्थिति है बेरोजगारी की। अंकल बड़ा आपने जो सवाल पूछा है, बड़ा बहुत ही जो है मैं समझता हूँ कि चिंता का विषय है। आज देश में सबसे नंबर 1 पे बेरोजगारी, जो बताना चाहिए था केंद्रीय गृह मंत्री को कि आप नंबर 1 पे बेरोजगारी, और आपके महकमे का NSSO द्वारा जारी किए हुए आंकड़े, मैं केवल जो है आप जो कहते हैं कि भी आंकड़े भारत सरकार के आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूँ, नीति आयोग। आज हमारे नौजवान या तो नशे की तरफ बेरोजगारी की वजह से, या अपराध की तरफ, या अपने भविष्य को लेकर विदेश की तरफ इतने निराश हो गए, नौकरी हरियाणा में मिलेगी नहीं। अब मैं अमेरिका गया था, हाँ 15,000 हरियाणा के नौजवान इस कैलेंडर ईयर में, मैं बड़ा गंभीरता से, बड़ा सीरियस बात आपने जो कही है, इस कैलेंडर ईयर में 15,000
हरियाणा के नौजवान कोई सीधे रास्ते, कोई कैसे, कोई अपना कोई डंकी रूप से, कोई कैसे सीधे रास्ते। 15,000 नौजवान घर बार बेच के कि हरियाणा में नौकरियां कोई स्कोप नहीं, वहाँ गए। 80 के दशक में जैसे पंजाब से बहुत युवा गए थे, हरियाणा में पिछले 5 साल में ये इस खट्टर सरकार की देन है। 15,000 एक गांव के, पानीपत गांव है एयर खुराना, एक गांव से न्यूयॉर्क में मेरे को 125 बच्चे मिले एयर खुराना गांव से। आप अंदाजा लगा सकते हो, और सारे दुखी हैं कि वहाँ जाके मजदूरी कर रहे हैं अपना किसी तरीके से। तो आज ये स्थिति बन गई हरियाणा में। रोजगार को लेकर हम हरियाणा के नौजवानों को कहना चाहते हैं